नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत दिखने के बाद भी रुपए ने दिखाई ऐतिहासिक गिरावट। रुपया पहुंचा 90 के पार। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कई अंतर्राष्ट्रीय कारण। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत दौरे पर। आशा है भारत रूस न्यूक्लियर साझेदारी के नए फेज की शुरुआत की। रूस एसएमआर्स और VVER 1200 रिएक्टरों को भारत में लाने को है गंभीर। और सिम बाइंडिंग चर्चा में सरकार ने सभी मैसेजिंग ऐप्स को सिम बाइंडिंग लागू करने को कहा। सिम बाइंडिंग ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने में करेगा मदद। आइए शुरू करें। दोस्तों, रुपया 90 के पार टूट गया, जबकि ऊपर से भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत दिख रही है। सरकारी आंकड़ों की माने तो देश में महंगाई बहुत कम, तेल के दाम नरम और GDP ग्रोथ 8.2% जैसी शानदार है, लेकिन रुपया फिर भी गिर रहा है। आइए समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, रुपया किसी एक कारण से नहीं बल्कि कई दबाव एक साथ आने के कारण फिसल रहा है। सबसे बड़ा कारण है डॉलर का लगातार बाहर जाना। विदेशी निवेशक पिछले कई महीनों से भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकालकर दूसरे देशों में लगा रहे हैं, जहां रिटर्न्स ज्यादा मिल रहे हैं। जनवरी 2025 से अब तक की बात करें तो उन्होंने लगभग 1,48,000 करोड़ रुपए निकाल लिए। इससे डॉलर की मांग बढ़ती रही और रुपए पर दबाव बढ़ता गया। दूसरी तरफ भारत अमेरिका के ट्रेड डील में देरी ने भी बाजार में अनिश्चितता फैला दी है। जब तक ये डील नहीं होती, व्यापारी मान रहे हैं कि भारत के निर्यात पर अमेरिकी टैरिफ का बोझ बढ़ेगा और इसका असर सीधा रुपए पर पड़ेगा। इसके साथ ही भारत का ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ रहा है, यानी हम आयात ज्यादा और निर्यात कम कर रहे हैं। अक्टूबर 2025 में भारतीय निर्यात 12% तक गिर गया, जबकि आयात रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया। सबसे बड़ा झटका तो सोने के आयात से लगा, जो 3 गुना बढ़कर $14.7 बिलियन तक पहुंचा, क्योंकि सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं। अब जब भारत ज्यादा आयात करता है तो डॉलर की जरूरत बढ़ती है और यही रुपए को कमजोर करती है। इधर शेयर बाजार की कमजोर परफॉर्मेंस और लगातार FPI आउटफ्लो ने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर भी असर डाला है। सितंबर से नवंबर के बीच रिजर्व $12 बिलियन गिर चुका है। रिजर्व कमजोर पड़ते हैं तो बाजार को लगता है कि RBI के पास रुपए को बचाने के लिए कम गोला बारूद बचा है। अब RBI पर सवाल यह है कि क्या वो रुपए को जानबूझकर गिरने दे रहा है। एक्सपर्ट्स के अनुसार RBI सिर्फ ज्यादा उतार चढ़ाव को रोकने के लिए सीमित हस्तक्षेप कर रहा है। वह रुपए को किसी खास स्तर पर रोकने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसा करने से बहुत ज्यादा डॉलर खर्च करना पड़ेगा। साथ ही यह भी माना जाता है कि हल्का डेप्रिसिएशन निर्यातकों के लिए फायदेमंद भी हो सकता है। कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि घरेलू आर्थिक बुनियाद मजबूत दिखती है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताएं, विदेशी पूंजी का पलायन, बढ़ता व्यापार घाटा, रिकॉर्ड सोने के आयात और ट्रेड डील की देरी से ये सभी मिलकर रुपए को नीचे खींच रहे हैं। रुपया आगे कहां जाएगा, ये कई कारकों पर निर्भर करेगा, जैसे अमेरिकी फेडरेशन की नीतियां, सोने तेल की कीमतें और सबसे महत्वपूर्ण भारत अमेरिका ट्रेड डील। बाजार को अब RBI की अगली पॉलिसी का इंतजार है, जिसमें गवर्नर ये संकेत देंगे कि आगे RBI कितना हस्तक्षेप करेगा और क्या रुपया अपनी गिरावट को रोक पाएगा। इधर रूस के राष्ट्रपति पुतिन इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। आशा जताई जा रही है कि ये यात्रा भारत रूस न्यूक्लियर साझेदारी के नए फेज को शुरू करेगी। आपको बता दें, पुतिन की भारत यात्रा से पहले रूसी परमाणु ऊर्जा संस्थान रोसेटॉम का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भारत आया था। ये प्रतिनिधिमंडल भारत को स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर SMRs बेचने और अपने बड़े VVER 1200 रिएक्टर्स को भारत में लाने को लेकर गंभीर है। आइए समझते हैं SMR क्या है, रूस क्यों इसे इतने जोर शोर से पेश कर रहा है और भारत के लिए यह कैसे फायदेमंद है। देखिए, SMRs छोटे लेकिन हाईटेक न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं। इनकी क्षमता पारंपरिक रिएक्टरों से लगभग 1/3 होती है, लेकिन वे साफ और स्थिर बिजली बड़ी मात्रा में दे सकते हैं। भारत SMRs को इसलिए आकर्षक मान रहा है क्योंकि ये दूर दराज के इलाकों, इंडस्ट्रीज, डेटा सेंटर और उन जगहों के लिए आदर्श है जहां तेजी से बिजली क्षमता बढ़ानी हो। SMR खासतौर पर पहाड़ी इलाकों, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और रेल प्रोजेक्ट्स जैसे कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। सामान्य पावर जनरेशन मेथड में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे सोलर, विंड स्थिर बिजली नहीं देती, इसलिए बेस लोड पावर की जरूरत बढ़ रही है। कोयला इसका समाधान है, लेकिन यह कार्बन हेवी है और इससे कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है। वहीं हाइड्रो पावर की भी अपनी सीमाएं हैं। कुल मिलाकर SMRs और बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर मिलकर भारत की ऊर्जा की ये कमी पूरी कर सकते हैं।
आपको बता दें कि आज भारत के पास 24 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, 6 बन रहे हैं और 10 और तैयार किए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक न्यूक्लियर क्षमता 100 गीगावाट पर पहुंचाई जाए और इसमें एसएमआर की बड़ी भूमिका हो। अच्छी बात यह है कि भारत अभी 3 तरह के घरेलू एसएमआर विकसित कर रहा है। पहला है 200 मेगावाट इलेक्ट्रिक का भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, दूसरा है 55 मेगावाट का छोटा एसएमआर और तीसरा है 5 मेगावाट थर्मल का गैस कूल्ड रिएक्टर जिससे हाइड्रोजन भी बनाया जा सकेगा। अब सवाल यह है कि इस पूरे न्यूक्लियर गेम में रूस कहां फिट बैठ रहा है। देखिए, दुनिया में अभी सिर्फ 2 एसएमआर चालू हैं, एक रूस का अकाडेमिक लोमोनोसोव और एक फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर स्टेशन है ये, और दूसरा है चीन का HTRPM। इस फील्ड में रूस सबसे आगे माना जाता है। रूस दुनिया का अकेला देश है जिसके पास फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट का वास्तविक अनुभव है। यही वजह है कि अनुभवी रूस इन्हें भारत में लाने पर जोर दे रहा है। यह भी बता दें कि सरकार ने एसएमआर रिसर्च के लिए $2 बिलियन का फंड रखा है और लक्ष्य है कि 2033 तक कम से कम 5 भारतीय एसएमआर चलन में आ जाएं। इसी के साथ भारत न्यूक्लियर सेक्टर खोलने की तैयारी में भी है। इसके लिए सरकार एटॉमिक एनर्जी बिल 2025 ला रही है। इससे जो सबसे बड़ा बदलाव आएगा वो है न्यूक्लियर सेक्टर में निजी कंपनियों और विदेशी निवेश की एंट्री। दरअसल इस बिल के माध्यम से एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 में संशोधन करके निजी कंपनियों को 49% तक इक्विटी रखने की अनुमति दी जा रही है। इसका मतलब यह है कि भविष्य में भारत में एसएमआर और बड़े रिएक्टर निजी सार्वजनिक भागीदारी से तेजी से बन सकेंगे। यानी कुल कहानी ये कहती है कि भारत आने वाले दशक में बड़े रिएक्टर प्लस एसएमआर के मिश्रण से न्यूक्लियर पावर में तेजी पकड़ना चाहता है। रूस इस रेस में सबसे आगे है और भारत को एसएमआर, फ्लोटिंग प्लांट्स, VVER 1200 रिएक्टर्स, न्यूक्लियर फ्यूल और टेक्नोलॉजी सपोर्ट ऑल इन वन पैकेज देने को तैयार बैठा है। बदले में भारत नई तकनीक, लोकल मैन्युफैक्चरिंग और अपनी 2047 की न्यूक्लियर क्षमता के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में बड़ा कदम उठा सकता है। दोस्तों, भारत 4 दिसंबर को नेवी डे मनाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि 1971 से पहले यह अलग अलग तारीखों पर मनाया जाता था, कभी 1 दिसंबर, कभी 15 दिसंबर। आखिर क्या कारण है कि अब नेवी डे 4 दिसंबर को ही मनाया जाता है? चलिए समझते हैं। इसके पीछे सीधा कारण है 1971 के युद्ध में भारतीय नौसेना का जबरदस्त समुद्री हमला, जो कि ऑपरेशन ट्राइडेंट कहलाता है। आपको बता दें कि 1971 के युद्ध में भारत ने 4 दिसंबर की रात कराची बंदरगाह पर जो ऐतिहासिक हमला किया, उसने इस तारीख को हमेशा के लिए खास बना दिया। पाकिस्तान ने 3 दिसंबर को भारत के एयरबेस पर अचानक से हमला किया था और इसके जवाब में भारत ने 4 दिसंबर की सुबह युद्ध की घोषणा कर दी। उसी दिन रात को भारतीय नौसेना ने अपने छोटे लेकिन बेहद तेज सोवियत ओसा मिसाइल बोट्स के साथ कराची पर ऐसा हमला किया कि पाकिस्तान की 3 बड़े नौसेना जहाज PNS खैबर, PNS मुहाफिज और एक व्यापारी जहाज समंदर में डूब गए। ये पहला मौका था जब इस इलाके में मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था। खास बात यह है कि भारतीय जहाज इतने चुपचाप आगे बढ़े कि पाकिस्तान को भनक तक नहीं लगी। इस ऑपरेशन में भारत का एक भी जहाज या नौसैनिक नहीं खोया, जबकि दुश्मन को भारी नुकसान हुआ। इसके बाद 8 दिसंबर को ऑपरेशन पाइथन हुआ, जिसमें कराची की तेल टंकियों को भी भारी नुकसान पहुंचा और पाकिस्तान नौसेना का मनोबल पूरी तरह से टूट गया। हालांकि यह सफलता अचानक नहीं मिली थी। 1965 और 1971 के बीच भारत ने शांत तरीके से अपनी नौसेना में कई आधुनिक जहाज, पनडुब्बियां और मिसाइल बोट्स शामिल किए थे। इन्हीं तैयारियों का नतीजा था कि 1971 के युद्ध में समुद्र में भारत को लगभग पूरी बढ़त मिली और यही वजह है कि 4 दिसंबर अब नेवी डे के तौर पर मनाया जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने मन की बात प्रोग्राम में कहा कि भारत में शहद का उत्पादन पहले से कई गुना बढ़ चुका है और इसका सीधा फायदा किसानों और ग्रामीण लोगों की कमाई पर दिख रहा है। डेटा के मुताबिक 11 साल पहले देश में 76,000 मीट्रिक टन शहद बनता था, जो अब बढ़कर 1.5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा हो गया है। यानी उत्पादन लगभग दोगुने से ज्यादा हो गया है। इसी तरह शहद का एक्सपोर्ट भी पिछले कुछ सालों में 3 गुना बढ़ गया, जिससे विदेशी बाजारों में भी भारतीय शहद की मांग साफ दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार के हनी मिशन कार्यक्रम के तहत खादी ग्राम उद्योग ने 2.25 लाख से ज्यादा बी बॉक्स यानी मधुमक्खी के बक्से लोगों में बांटे हैं। इससे हजारों लोगों को घर के पास ही नया रोजगार मिला है। इसी प्रोग्राम में प्रधानमंत्री ने रामबन सुलाई हनी का भी जिक्र किया। दरअसल रामबन सुलाई हनी असल में जम्मू कश्मीर के रामबन जिले का बेहद शुद्ध और स्वाद वाला शहद है। आपको बता दें, यह शहद पहाड़ों में उगने वाले सुलाई यानी जंगली तुलसी जैसे पौधे के सफेद फूलों से तैयार होता है, जिन पर मधुमक्खियां अगस्त से अक्टूबर तक बैठती हैं। इसी वजह से इस शहद में हल्की फूलों जैसी खुशबू, सफेद से एम्बर तक का रंग और विटामिन, एंजाइम, मिनरल जैसे भरपूर पोषक तत्व पाए जाते हैं। रामबन का मौसम और मधुमक्खियों की बेहतरीन नस्लें पैदावार को और बेहतर बना देती हैं,
इसलिए यहाँ की शहद उत्पादन क्षमता दूसरे इलाकों से ज्यादा मानी जाती है। यही वजह है कि 2021 में इसे जीआई टैग भी मिला। इसका मतलब है कि यह शहद अपनी पहचान और गुणवत्ता में सिर्फ रामबन से जुड़ा है और इसका नाम कोई और क्षेत्र या व्यापारी बिना अनुमति के इस्तेमाल नहीं कर सकता। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी आईक्यू लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा प्लस बैच 2027, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, मार्गदर्शन और सारथी कार्यक्रमों के माध्यम से 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ्स और 18 बुक्स का सेट। टेस्ट में टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी पीआरपी और एमआरपी डिसिप्लिन के साथ फोकस भी देंगे। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यानी आईजीपी के साथ अंतिम दौर तक स्टडी आईक्यू आपका साथ निभाएगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगी पूरी फीस वापस। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी आईक्यू के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर आप 2028 में अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए भी बैचेस अवेलेबल हैं। अगर अब भी कोई सवाल हो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए या मुझे सीधा मेल कीजिए amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2027, आपकी प्रतिज्ञा हमारा मार्गदर्शन। इधर 2 दिसंबर को असम डे मनाया गया। मौके पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने एक सांस्कृतिक उत्सव का नेतृत्व किया। इस पूरे आयोजन का केंद्र बिंदु थे चाओलुंग सुक्फा। ये वो शख्सियत थे जिनकी वजह से आज का बोर असोम यानी ग्रेटर असम आकार ले पाया। चलिए चाओलुंग सुक्फा के बारे में और जानते हैं। सुक्फा 13वीं सदी के एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने न सिर्फ अहोम साम्राज्य की स्थापना की बल्कि इसे 600 साल तक टिकने वाली स्थिर राजनीतिक व्यवस्था की तरह गढ़ा। उन्होंने सबसे पहले चराई देव में अपना छोटा सा प्रिंसिपैलिटी बसाया। यही बाद में एक विशाल साम्राज्य के रूप में बदल गया। अहोम इतिहास में चराई देव सिर्फ शुरुआती राजधानी नहीं बल्कि सुक्फा की सांस्कृतिक दृष्टि और रणनीतिक समझ का प्रतीक माना जाता है। उनके प्रशासनिक मॉडल की बात करें तो सुक्फा ने पूरे क्षेत्र को खेल या फोइड में बांटा। इसमें हर इकाई एक अधिकारी की निगरानी में रहती थी। इन अधिकारियों का मुख्य काम था निर्धारित संख्या में पाइक उपलब्ध कराना, यानी ऐसे सक्षम पुरुष जो राज्य को कृषि, निर्माण या युद्ध में साल के कुछ हिस्से में श्रम देते थे। हर 16 से 50 साल के पुरुष पाइक के रूप में रजिस्टर्ड होते और उसको बदले में खेती के लिए जमीन मिलती। यह सिस्टम सिर्फ संसाधन प्रबंधन नहीं था, यह समाज को अनुशासन, उत्पादन और सैन्य तैयारियों के ढांचे में पिरोने वाला सामाजिक अनुबंध था। वहीं सुक्फा की सैन्य रणनीतियों में भी उनकी समझ साफ दिखती है। असम की नदियों, जंगलों और पहाड़ियों वाले भौगोलिक परिदृश्य में उन्होंने गुरिल्ला टैक्टिक्स को बढ़ावा दिया। यही वजह थी कि अहोम साम्राज्य किसी भी बाहरी ताकत के सामने चट्टान की तरह खड़ा रह सका। लेकिन सुक्फा की असली महानता सिर्फ शासन या युद्ध कला में नहीं थी, वो इस बात में थी कि उन्होंने नए इलाके को कैसे अपनाया और वहां के लोगों को किस तरह अपने परिवार की तरह जोड़ा। तुतिया, मुरान और कछारी जैसे स्थानीय जनजातीय समुदायों के साथ सुक्फा ने टकराव नहीं बल्कि मेल जोल की नीति अपनाई। धीरे धीरे सबके बीच सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक रिश्ते बने और असम एक बहुसांस्कृतिक लेकिन एकजुट पहचान लेकर उभरा। आज के असम में सुक्फा का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि वो हमें बताते हैं कि विविधता में एकता सिर्फ नारा नहीं बल्कि एक व्यावहारिक राजनीतिक कला है जिसे समझदार नेतृत्व, धैर्य और सांस्कृतिक संवेदनशीलता के साथ हासिल किया जा सकता है। दोस्तों, तमिलनाडु के लिए यह हफ्ता सांस्कृतिक विरासत का उत्सव बनकर आया है। दरअसल 5 अनोखे उत्पादों को एक साथ जीआई टैग मिला है। जीआई टैग का मतलब है कि ये उत्पाद अपनी भौगोलिक पहचान और पारंपरिक कौशल की वजह से अनूठे हैं और इन्हें कानूनी सुरक्षा भी मिलती है। चलिए एक एक करके इन 5 उत्पादों की बात कर लेते हैं। सबसे पहला उत्पाद है वोरेयूर कॉटन साड़ी। ये तिरुचि जिले के मनामेडु में कावेरी नदी के किनारों पर बनती है। वोरेयूर कॉटन साड़ी की अनोखी कॉर्वाय बॉर्डर पहचान है। यह बॉर्डर एक तरह का लगातार चलता हुआ रंग पैटर्न है जिसमें ज्यामितीय डिजाइन और बोल्ड कलर ब्लॉक्स इसे अलग पहचान देते हैं। इस कला के पीछे देवंगा समुदाय की सदियों पुरानी मेहनत है। हर धागे में उनकी तकनीक, हर पैटर्न में उनका सौंदर्य बोध और हर साड़ी में उनकी विरासत, सांस्कृतिक विरासत की झलक मिलती है। अगला उत्पाद है थुया मल्ली चावल, जिसे
पर्ल राइस भी कहा जाता है। थुया मल्ली का अर्थ है शुद्ध चमेली। यह एक पारंपरिक धान की किस्म है जिसे 135 से 140 दिनों में उगाया जाता है। इसके दानों की चमक इसे पर्ल राइस जैसा रूप देती है और पोषण मूल्य के कारण यह तमिलनाडु में हमेशा से एक लोकप्रिय कृषि उत्पाद रहा है। फिर आता है कविंदापडी नाटू सक्करै। यह एक पारंपरिक गुड़ पाउडर है। दरअसल ईरोड जिले का कविंदापडी इलाका लंबे समय से तमिलनाडु के जैगरी पाउडर का बड़ा उत्पादन केंद्र रहा है। नाटू सक्करै यहाँ की उपजाऊ गन्ना बेल्ट से आता है। गन्ने का रस निकालकर फिर धीमी आंच पर गाढ़ा करते करते यह पारंपरिक गुड़ पाउडर तैयार होता है। खास बात यह है कि इसमें रसायनों का उपयोग नहीं होता। अगला प्रोडक्ट है नमक्कल की प्रसिद्ध कलचट्टी। यह दरअसल एक पत्थर की हांडी है जो सदियों पुरानी रसोई परंपरा को दर्शाती है। इसको सोप स्टोन से बनाया जाता है। इस बर्तन की खासियत है कि यह गर्मी को धीरे धीरे फैलाता है, खाना समान रूप से पकता है और स्वाद में एक अलग मिट्टी की गहराई जोड़ता है। पांचवा प्रोडक्ट है अंबा समुद्रम का चोप्पू सामान। यह लकड़ी के खिलौनों की 200 साल पुरानी कला है। तमिलनाडु के अंबा समुद्रम में चोप्पू सामान बनाने की कला 18वीं सदी से चली आ रही है। यह खिलौने छोटे छोटे आकार के होते हैं। इन खिलौनों को मंजल, कदम्बा, सागवान और रोजवुड जैसे स्थानीय पेड़ों से तराशा जाता है। इधर हाल ही में नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च ने अपनी सिल्वर जुबली मनाई और उसके साथ स्मारक डाक टिकट जारी किया। आपको बता दें कि यह संस्थान गोवा के वास्को द गामा में स्थित है। आज अगर दक्षिणी ध्रुव से लेकर आर्कटिक के बर्फीले विस्तार तक और समुद्र की गहराइयों से लेकर हिमालय की ऊंचाई वाले स्टेशनों तक भारत की वैज्ञानिक मौजूदगी है तो इसका श्रेय इसी संस्था को जाता है। गौरतलब है कि एनसीपीओआर की स्थापना 25 मई 1998 को एक स्वायत्त अनुसंधान और विकास संस्थान के रूप में हुई। तब इसे नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च NCAOR के नाम से जाना जाता था। समय के साथ इसके काम का विस्तार इतना बढ़ा कि अंटार्कटिक के आगे आर्कटिक, दक्षिणी महासागर और हिमालय सब इसमें शामिल हो गए और संस्था का नाम बदल दिया गया। बदलकर NCPOR रखा गया। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज इसका नोडल मंत्रालय है और पिछले 2 दशकों में मंत्रालय और NCPOR के संयुक्त प्रयासों ने भारत को ध्रुवीय शोध में दुनिया के अग्रणी देशों में पहुंचा दिया है। देखिए, NCPOR का सबसे महत्वपूर्ण काम है भारत के इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम को चलाना। अंटार्कटिका में भारतीय शोध से लेकर अंटार्कटिक, आर्कटिक, दक्षिणी महासागर और हिमालय में वैज्ञानिक अभियानों की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन सब इसी संस्था की जिम्मेदारी है। आज इसी संस्था की बदौलत भारत के पास कई परमानेंट रिसर्च स्टेशन हैं, जैसे दक्षिण गंगोत्री जो भारत की पहली अंटार्कटिक चौकी है। इसके अलावा मैत्री, भारती, हिमाद्री और हिमांश जैसे स्टेशन इसी संस्था ने बनाए। ध्यान रखिए कि हिमाद्री आर्कटिक में और हिमांश हिमालय में उच्च ऊंचाई वाला ग्लेशियर रिसर्च सुविधा है। यह भी समझिए कि NCPOR सिर्फ ध्रुवीय मिशनों तक सीमित नहीं है, यह कई रणनीतिक प्रोजेक्ट्स पर काम करता है, जैसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी EEZ की मैपिंग, कॉन्टिनेंटल शेल्फ सर्वे और डीप ओशन मिशन को चलाना। इन परियोजनाओं का महत्व राष्ट्रीय सुरक्षा, समुद्री संसाधनों के प्रबंधन और पर्यावरण अनुसंधान तीनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह गर्व की बात है कि पिछले 25 सालों में NCPOR ने अंटार्कटिक बर्फ शेल्फ का टूटना, आर्कटिक वार्मिंग, महासागर रसायन शास्त्र और हिमालयी ग्लेशियरों के रिट्रीट जैसे जटिल विषयों पर भारत को अग्रणी शोध देश के तौर पर स्थापित किया। सिल्वर जुबली उत्सव इसी लंबे सफर को सम्मान देने का एक प्रतीक है। दोस्तों, आपने कई सेलिब्रिटीज को देखा होगा कि उनका अचानक से वेट लॉस हो गया और वो काफी दुबले पतले नजर आ रहे हैं। कारण पूछने पर पता चलता है कि ये ओजेम्पिक का कमाल है। इसी से रिलेटेड अगली खबर है। WHO ने हाल ही में वजन घटाने वाली GLP-1 ड्रग्स के उपयोग पर वैश्विक दिशा निर्देश जारी किए। यह इसलिए बड़ा कदम माना जा रहा है क्योंकि ये दवाएं दुनिया भर में मोटापा और डायबिटीज के उपचार को तेजी से बदल रही हैं। आइए समझते हैं GLP-1 ड्रग्स क्या हैं और ये कैसे असर करती हैं। देखिए, GLP-1 यानी ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 दरअसल एक प्राकृतिक हार्मोन है जो भोजन के बाद आंत और दिमाग के एक हिस्से से निकलता है। हालांकि यह कुछ मिनटों के लिए ही सक्रिय रहता है, लेकिन यह शरीर को संकेत देता है कि अब खाना पीना हो चुका है, यानी यह पेट भरे होने का संकेत देता है। इससे भूख दब जाती है, पेट धीरे धीरे खाली होता है, ब्लड शुगर अचानक नहीं बढ़ता। इससे होता यह है कि पैंक्रियाज ज्यादा इंसुलिन बनाता है जबकि ग्लूकागॉन कम रिलीज होता है। इसी प्राकृतिक हार्मोन की नकल करते हुए सेमाग्लूटाइड और तिर्जेपाटाइड जैसे सिंथेटिक GLP-1 दवाएं बनाई गई हैं जो ज्यादातर इंजेक्शन के रूप में दी जाती हैं और लंबे समय तक असर दिखाती हैं। ये भारत में भी बिकती हैं। भारत में चल रही फेमस सिंथेटिक GLP-1 दवाओं के ब्रांड नाम में ओजेम्पिक, वेगोवी, राइबेल्सिस, माउंजारो जैसे नाम सबसे ज्यादा चर्चा में। खास बात यह है कि अब इन्हें मोटापा कम करने और टाइप 2 डायबिटीज को नियंत्रित करने के लिए बहुत प्रभावी माना जा रहा है।
इन दवाओं का असर सिर्फ ब्लड शुगर ही नहीं सुधारता, बल्कि दिल, लीवर और किडनी जैसे कई अंगों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। इसी व्यापक प्रभाव को देखते हुए WHO ने इनके सुरक्षित और उचित उपयोग के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, ताकि लोग बिना निगरानी के इन दवाओं का दुरुपयोग न करें और इन्हें केवल चिकित्सकीय सलाह के तहत ही लिया करें। इस खबर को देखने के बाद भी आप हमेशा सचेत रहिए कि किसी भी तरह की दवा बिना चिकित्सक के सलाह के मत लिया कीजिए। हाल ही में देश भर के 1500 से ज्यादा अकादमिक्स और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के पूर्व छात्रों ने कोलकाता में विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन सरकार के एक कदम को लेकर है। दरअसल केंद्र सरकार इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI एक्ट 1959 को पूरी तरह से रिपील करने की योजना पर काम कर रही है। आइए समझते हैं पूरी खबर क्या है। देखिए, ISI की स्थापना 17 दिसंबर 1931 को महान सांख्यिकीविद PC महालनोबिस ने की थी। शुरुआत में ये एक सोसाइटी थी, लेकिन देश के विकास में सांख्यिकी की जरूरत बढ़ने पर सरकार ने इसे एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था, इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, घोषित कर दिया और इसके लिए ISI एक्ट 1959 पास किया। इस एक्ट का मकसद था ISI को इतनी स्वतंत्रता, फंडिंग और अधिकार मिल जाए कि वो रिसर्च, डेटा साइंस, स्टैटिस्टिक्स और नेशनल प्लानिंग से जुड़े काम आसानी से कर सके। ISI एक्ट 1959 के तहत भारतीय सांख्यिकी संस्थान को कई जरूरी अधिकार और सुविधाएं मिली, जिनसे उसका कामकाज मजबूत और व्यवस्थित रह सके। इस कानून ने ISI को स्टैटिस्टिक्स, मैथ, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस जैसे फील्ड्स में डिग्री और डिप्लोमा देने का आधिकारिक हक दिया। साथ ही केंद्र सरकार से ग्रांट, लोन और दूसरी फाइनेंशियल मदद पाने का आधार भी बनाया। संस्था के पैसों का नियमित ऑडिट करना भी इस कानून में जरूरी रखा गया, ताकि उसकी फाइनेंशियल पारदर्शिता बनी रहे। हालांकि कानून में यह भी लिखा गया है कि अगर ISI अपने उद्देश्य बदलना चाहे या कोई बड़ी प्रॉपर्टी बेचना चाहे तो पहले उसे केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है। इसके अलावा सरकार चाहे तो कमेटी बनाकर ISI के काम की समीक्षा कर सकती है और जरूरत पड़ने पर संस्था का कंट्रोल अपने हाथ में लेने का अधिकार भी रखती है। वहीं प्रशासन और पॉलिसी से जुड़े मामलों में सरकार सीधे निर्देश भी जारी कर सकती है। अब सवाल ये उठता है कि फिर विवाद क्या है। आपको पहले भी बताया कि अब सरकार 1959 के इस कानून को रिपील करने की सोच रही है। इस मामले पर अकादमिक्स का डर है कि अगर कानून खत्म हुआ तो ISI की कानूनी पहचान और स्वायत्तता कमजोर हो जाएगी। वहीं सरकार का नियंत्रण बढ़ सकता है, जिससे रिसर्च की निरपेक्षता और स्वतंत्रता प्रभावित होगी। इसके अलावा एक इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा भी खतरे में पड़ सकता है। सरकार अब अनिवार्य करने जा रही है कॉलर नेम प्रेजेंटेशन यानी CNAP को। ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे आपके मोबाइल पर आने वाली हर कॉल के साथ कॉलर का असली KYC वाला नाम दिख सकेगा। अभी हम ट्रू कॉलर जैसे थर्ड पार्टी ऐप्स पर निर्भर रहते हैं, लेकिन CNAP में नाम सीधे टेलीकॉम कंपनियों के डेटाबेस से आएगा। यह वही नाम होगा जो किसी ने सिम लेते समय अपने कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म में दिया था। अब हर टेलीकॉम ऑपरेटर अपने यूजर्स का नाम और नंबर वाला रिकॉर्ड रखेगा और जैसे ही कोई कॉल करेगा, सिस्टम उस नंबर से जुड़ा रजिस्टर्ड नाम निकालकर दूसरी तरफ वाले फोन पर दिखा देगा। शुरुआत में यह सुविधा सिर्फ एक ही नेटवर्क के अंदर काम करेगी, जैसे एयरटेल से एयरटेल कॉल करने पर। ऐसा इसलिए क्योंकि अलग अलग कंपनियों के बीच डेटा शेयरिंग के लिए नियामकीय मंजूरी चाहिए होगी। आगे चलकर यह क्रॉस कंपनी काम कर सकेगा। ट्राई पहले ही इसकी सिफारिश कर चुका है और सरकार का लक्ष्य है कि अनजान नंबरों से आने वाली स्पैम या फ्रॉड कॉल्स को कम किया जाए और लोग फोन उठाने से पहले आसानी से पहचान सके कि फोन कर कौन रहा है। इधर भारत में इस समय जिस मुद्दे पर किसान और कृषि विशेषज्ञ सबसे ज्यादा चिंता जता रहे हैं वह है इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर ITPGRFA में प्रस्तावित बदलाव। किसानों का साफ कहना है कि यह विस्तार भारत की बीज संप्रभुता यानी सीड सॉवरेंटी और पारंपरिक किस्मों पर किसानों के अधिकार को कमजोर कर सकता है। इसी कारण सरकार से वे आग्रह कर रहे हैं कि इस विस्तार को स्वीकृति न दी जाए। आइए समझते हैं पूरी खबर क्या है। देखिए, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर संयुक्त राष्ट्र की FAO द्वारा 2001 में अपनाया गया एक लीगली बाइंडिंग समझौता है। यह समझौता जून 2004 में लागू हुआ। यह दुनिया का इकलौता अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो खाद्य और कृषि में उपयोग होने वाले पौधों के जेनेटिक संसाधनों की संरक्षा, उपयोग और लाभ साझेदारी को नियंत्रित करता है। इसका मकसद है पौधों की पारंपरिक किस्मों को संरक्षित रखना, उन्हें टिकाऊ तरीके से इस्तेमाल करना और उनकी वजह से मिलने वाले फायदे जैसे नई किस्मों का विकास दुनिया भर में बराबरी से साझा करना। आपको बता दें, इस संधि के तहत 64 महत्वपूर्ण खाद्य फसलों का एक मल्टीलैटरल सिस्टम MLS बनाया गया है, यानी इसमें शामिल फसलों के जेनेटिक संसाधनों को देश एक दूसरे से साझा करते हैं।
लेकिन प्रॉब्लम यह है कि प्राप्तकर्ता कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आईपीआर नहीं ले सकता। यानी किसी भी देश का जेनेटिक मटेरियल लेकर कोई कंपनी बीज बनाकर उस पर पेटेंट नहीं ले सकती। यह भी ध्यान रखिए कि सभी विनिमय एक SMTA स्टैंडर्ड मटेरियल ट्रांसफर एग्रीमेंट नाम के कानूनी दस्तावेज के तहत किए जाते हैं, जिससे तय होता है कि किस मटेरियल का कैसे उपयोग किया गया और उसका लाभ किसे मिलेगा। इस संधि के अंतर्गत एक बेनिफिट शेयरिंग फंड BSF भी बनाया गया है, जो विकासशील देशों के किसानों और संस्थानों को फसल उत्पादन बढ़ाने, पौधों को कीटों से बचाने, जलवायु परिवर्तन से जूझने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता देता है। अब प्रस्ताव यह है कि MLS में शामिल फसलों की सूची 64 से बढ़ाकर और ज्यादा कर दी जाए। इससे किसानों को डर यह है कि इससे और ज्यादा भारतीय पौधों के जेनेटिक संसाधन विदेशी संस्थाओं की पहुंच में आ जाएंगे और इसके अलावा कंपनियां इस संसाधन का उपयोग करके ऐसे बीज विकसित कर लेंगी जिनका कंट्रोल किसानों से हटकर बाजार केंद्रित कंपनियों के हाथ में चला जाएगा। साथ ही बेनिफिट शेयरिंग की व्यवस्था अब भी पारदर्शी या पर्याप्त नहीं है, इसीलिए भारत के किसान और विशेषज्ञ सरकार से मांग कर रहे हैं कि भारत इस विस्तार को मंजूरी न दे। दोस्तों, आजकल एक नया शब्द चर्चा में है और यह शब्द है सिम बाइंडिंग। दरअसल सरकार ने हाल ही में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, स्नैपचैट जैसे सभी मैसेजिंग ऐप्स को एक नया सुरक्षा नियम लागू करने को कहा। यही नियम है सिम बाइंडिंग। अब समझते हैं ये क्या है और क्यों जरूरी है। देखिए, सिम बाइंडिंग का मतलब है कि आपका मोबाइल ऐप आपकी सिम से परमानेंटली जुड़ा हुआ रहेगा। यानी ऐप तभी चलेगा जब वो सिम उसी फोन में मौजूद हो जिसके नाम पर ऐप रजिस्टर किया गया है। यह मोबाइल सुरक्षा को एक लेवल और मजबूत कर देता है, क्योंकि ऑथेंटिकेशन अब सिर्फ डिवाइस से नहीं बल्कि सिम से भी जुड़ा होगा और सिम यानी मोबाइल नंबर की असली पहचान को वेरीफाई किया जा सकेगा। अब ये जरूरी क्यों है? आजकल व्हाट्सएप या टेलीग्राम जैसे ऐप एक बार सिम OTP वेरीफाई करने के बाद हमेशा चलते रहते हैं, चाहे बाद में सिम फोन से निकाल दी जाए या सिम डीएक्टिवेट हो जाए या सिम किसी और के नाम पर चली जाए। अब इससे क्या दिक्कत होती है? इस वजह से कई विदेशी साइबर अपराधी भारतीय मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कर लेते हैं। वे पुरानी या डिस्कनेक्टेड सिम के नंबर से ऐप में लॉगिन करके ठगी करते हैं। चूंकि सिम फोन में मौजूद नहीं होती, इसलिए लोकेशन ट्रैक करना मुश्किल है और इसी वजह से स्कैमर्स अनट्रेसेबल बन जाते हैं। यही लूप होल लंबे समय से बड़ी समस्या बन गया था। तो अब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने साफ निर्देश दिए हैं कि व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, सिग्नल हो, स्नैपचैट सहित सभी ऐप्स 90 दिनों में सिम बाइंडिंग को लागू करेंगे। यानी ऐप तभी काम करेगा जब फोन में वही सिम मौजूद हो। इसके अलावा जैसे ही सिम निकाली जाएगी, ऐप तुरंत बंद हो जाना चाहिए। सरकार का मानना है इससे फेक अकाउंट्स, विदेश से होने वाली ठगी और सिम मिसमैच फ्रॉड काफी हद तक रुक जाएंगे। हालांकि कई फाइनेंशियल ऐप्स पहले से सिम बाइंडिंग इस्तेमाल करते हैं, जैसे बैंकिंग ऐप्स हो या UPI ऐप हो। इन ऐप्स में सिम हटाते ही ऐप चलना बंद हो जाता है। ठगी रोकने के लिए चैट ऐप्स अभी तक इसका यूज नहीं करते। अब यही नियम कम्युनिकेशन ऐप्स पर भी लागू होगा। UPSC की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने IAS सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है UPSC लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा प्लस बैच 2027, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, मार्गदर्शन और सारथी कार्यक्रमों के माध्यम से 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज और CSET का कंप्लीट कवरेज, हैंड रिटन नोट्स, PDFs और 18 बुक्स का सेट। टेस्ट में टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी देंगे। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यानी IGP के साथ अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपका साथ निभाएगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगी पूरी फीस वापस। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर आप 2028 में अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए भी बैचेस अवेलेबल हैं। अगर अब भी कोई सवाल हो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए या मुझे सीधा मेल कीजिए amrit@studiiq.com पर। UPSC 2027, आपकी प्रतिज्ञा हमारा मार्गदर्शन। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित कौन से सवाल बनते हैं।
पहला सवाल, भारतीय रुपए के हालिया कमजोर होने के पीछे निम्न में से कौन सा कारण प्रमुख रूप से जिम्मेदार है? जैसा कि आर्थिक विश्लेषणों में बताया गया, भारत में घरेलू महंगाई दर लगातार बढ़ना, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश का बड़े पैमाने पर बाहर जाना, आरबीआई द्वारा निर्यातकों को सब्सिडी देना या फिर सरकार द्वारा सोने के आयात पर भारी प्रतिबंध लगाना। अगला प्रश्न है, हाल की भारत रूस न्यूक्लियर वार्ताओं और एसएमआर सेक्टर से जुड़े संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत द्वारा विकसित किया जा रहा 5 मेगावाट गैस कूल्ड एसएमआर हाइड्रोजन उत्पादन की क्षमता भी रखता है। रूस वर्तमान में दुनिया का एकमात्र देश है जिसके संचालित स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स केवल जमीन पर आधारित हैं, फ्लोटिंग नहीं। प्रस्तावित एटॉमिक एनर्जी बिल 2025 निजी क्षेत्र को भारतीय न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स में अधिकतम 74% इक्विटी रखने की अनुमति देता है। VVER 1200 रिएक्टर रूस की तकनीक का हिस्सा है जिसे भारत में लगाने पर चर्चा चल रही है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 4, केवल 1, 2 और 3, केवल 2 और 4 या फिर 1, 3 और 4। अगला प्रश्न है, भारत में 4 दिसंबर को नेवी डे मनाए जाने का मुख्य कारण क्या है? 1965 के युद्ध में नौसेना की जीत, ऑपरेशन ट्राइडेंट में कराची बंदरगाह पर ऐतिहासिक हमला, भारतीय नौसेना की स्थापना का दिन, ऑपरेशन पाइथन में तेल टंकियों पर हमला। अगला प्रश्न है, भारत में शहद उत्पादन और रामबन सुलाई हनी से जुड़े तथ्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पिछले 11 वर्षों में भारत का शहद उत्पादन लगभग दोगुने से भी अधिक बढ़ा। हनी मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत खादी ग्राम उद्योग ने 2 लाख से अधिक बी बॉक्स वितरित किए। रामबन सुलाई हनी को जीआई टैग इसलिए मिला क्योंकि इसका उत्पादन केवल अगस्त से अक्टूबर के दौरान होता है। रामबन सुलाई हनी का पौधा जंगली तुलसी जैसा होता है और इसके फूल सफेद रंग के होते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 4, केवल 3 और 4 या फिर सभी 1, 2, 3 और 4। पांचवा प्रश्न है, चावलुंग सुकफा और अहोम प्रशासन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुकफा द्वारा स्थापित चराईदेव केवल धार्मिक केंद्र था, इसे कभी प्रशासनिक राजधानी के रूप में नहीं माना गया। अहोम शासन में खेल या फोइड विभाजन का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक इकाइयों से निश्चित संख्या में पाइक उपलब्ध कराना था। पाइक प्रणाली में 16 से 50 वर्ष की आयु के पुरुषों को श्रम देने के बदले खेती के लिए जमीन दी जाती थी। सुकफा की नीति स्थानीय जनजातियों के प्रति समावेशन पर आधारित थी, जिससे सामाजिक राजनीतिक एकता मजबूत हुई। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 2 और 4, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4 या फिर सभी 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, हाल ही में तमिलनाडु के 5 विशिष्ट उत्पादों को जीआई टैग मिला, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वॉरेयूर कॉटन साड़ी की प्रमुख पहचान इसका कोरवे बॉर्डर है जिसमें ज्यामितीय पैटर्न और बोल्ड कलर ब्लॉक्स पारंपरिक रूप से उपयोग किए जाते हैं। थोयामल्ली धान जिसे पर्ल राइस कहा जाता है एक अल्प अवधि वाली किस्म है जिसे 90 दिनों के भीतर काटा जाता है। कविंदा पड़ी नाटू सक्करे रसायन मुक्त पारंपरिक गुड़ पाउडर है जो मुख्यतः तमिलनाडु के इरोड क्षेत्र में निर्मित होता है। नमक्कल कलचट्टी सोपस्टोन से बनी पारंपरिक हांडी है जो समान ताप वितरण के लिए प्रसिद्ध है। अंबा समुद्रम चोप्पू सामान मुख्यतः धातु के छोटे खिलौनों का समूह है जो 19वीं सदी में विकसित हुआ। अब ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1, 3 और 4, केवल 1 और 5, केवल 2, 4 और 5 या फिर केवल 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, GLP-1 दवाएं शरीर में मुख्य रूप से क्या काम करती हैं? भूख बढ़ाती हैं और ब्लड शुगर तेजी से बढ़ाती हैं, पेट भरा होने का संकेत देती हैं और भूख को कम करती हैं, नींद बढ़ाती हैं और दिल की धड़कन कम करती हैं, शरीर का तापमान नियंत्रित करती हैं। और अंतिम सवाल, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को आय सहायता देना, खाद्य फसलों के जेनेटिक संसाधनों की सुरक्षा और साझा उपयोग को सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना या फिर कृषि मशीनरी का विकास करना। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। अगले शनिवार रात 9 बजे आपसे खुद फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF मिलती है। और आज पूछे गए सवालों के जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। पिछले हफ्ते जो सवाल मैंने पूछे थे उनके जवाब आपको स्क्रीन पर अब दिखेंगे। ख्याल रखिए, नमस्कार।
है।